मतलब मिथ्स हैं कि अगर हमें छींक आती है तो हमें कोई कहता है कि गॉड ब्लेस यू, कोई कहता है कि फॉर दैट मूवमेंट आर वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट दे स्टॉप वर्किंग फॉर। तो ये कितना साइंटिफिकली सच है, क्या फैक्ट है, आप थोड़ा इस पर बताइए हमें। वेल क्वेश्चन है तो बड़ा अच्छा। मेडिकल से हालांकि हटके है, परंतु आई डेफिनेटली वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी अरसे से चली आ रही हैं और उनका पीछे साइंटिफिक रीजन है, परंतु लोगों को पता नहीं है। जैसे कि आप एक बड़ी कॉमन सी बात आपको बता दूं, किसी की डेथ टाइम पे नॉर्मली पेशेंट को कहते हैं नीचे उतार दिया जाए और उसकी जो सिर है साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाए। ये सब करते हैं, पर क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता। इसका रीजन बेसिकली ये है कि उसमें जो मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। ऐसे ही इस जो छींक वाली बात में उसको गॉड ब्लेस यू कहा जाता है। गॉड ब्लेस यू इन एनी सेंस यू आर प्रेजिंग द गॉड कि आपको जो दूसरी लाइफ मिली है, कि फॉर अ कपल ऑफ सेकंड जो आपका वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट हैज स्टॉप बीटिंग which is believed, and if you come back from there, then certainly you feel that it's a new life for you, and for which we welcome and say that God bless you. Right. अच्छा डॉक्टर गुप्ता, आपने ये भी कहा कि जो हमें साइनोसाइटिस है पॉल्यूशन की वजह से होता है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जरा सा डस्ट लेते हैं तो उनको कंटिन्यूसली छींक आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये दिस इज बेसिकली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, जो कि डस्ट से भी हो सकता है, स्मोक से भी हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग। जैसे कि आपने घरों में देखो कि तड़का लगाते हैं तो उनको छींके शुरू हो जाती है। और जिन व्यक्तियों को इस साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो खासतौर पे कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीजों को उनको अपने आप से परहेज करना चाहिए अगर उनको उस चीज से परेशानी होती है तो। परंतु जो साइनोसाइटिस का जो बेसिक रूट कॉज है, वो जैसे बता कि उसके साइनस में इन्फ्लेमेशन हो रही है। जब तक वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं होती, तब तक पेशेंट उस रोग से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइम पे उसका जो प्रिकॉशन है वो तो है ही है, और वो भी चीजें कुछ कि जो उसको ना करें और कुछ चीजें जो करने से उसको फायदा होगा। इसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्टीम, विच इज वेरी कॉमन बट प्लेन स्टीम रिलेशन। उसका जो आमतौर पे हमारे जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो धारणा है या कहा जाता है सिकाई से आपको आराम मिलता है, और वो सिकाई से आराम मिलता है डेफिनेटली, परंतु कुछ लोगों को सिर्फ भाप लेने का मतलब पता है कि उनको भाप लेनी है, कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, इसका पता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली वो सोचते हैं कि हम भाप लें तो हमारा नाक खुल जाएगा, तो और नाक नहीं खुलता तो भाप लेना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस बारे में आपको अवश्य बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि भाप का पर्पस सिर्फ नाक खोलना नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हॉलो साइनस है वहां पे इन्फेक्शन हो गया, पस जम गई है, तो उस भाप की सिकाई उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंचेगी उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर आपने नाक खोलने के लिए भाप ली आपने कुछ उसमें डाल दिया, चाहे टिंचर डाला या कुछ डाल दिया, कोई डीकंजेस्टेंट डाला, तो नाक खुल के आपने भाप का पतीला फट से साइड में रख देते हैं। तो द वेरी पर्पज ऑफ स्टीम हैज गॉन एंड डिफीटेड। और एक चीज और जो कि पहले टाइम पे होती थी कि लोग बाग भिगोने के अंदर भाप बनाते थे और ऊपर से स्टॉल या टंग रख के फिर भाप ले लेते। और खासतौर पे इन बच्चों में यंगस्टर की होती है, उनको लगता है बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, और कुछ महिलाओं को खासकर यंग लेडीज को वो कहती है हमारी तो स्किन खराब हो जाएगी। तो फिर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मेडिकली हमारा पर्पज है स्टीम का, जैसे मैंने पहले बताया, टू रीच द हीट टू द लेवल ऑफ साइनस, until and unless it does not reaches to that level, the very purpose is not going to be served. तो आपको भाप लेनी है तो कम से कम 5-7-10 मिनट तक अवश्य लें, ताकि वो पूरी वहां तक आपकी सिकाई पहुंच सके। और अगर आप सिर से कपड़ा वपड़ा ढक के रखते हैं तो उसकी भी मेरे हिसाब से कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरी प्रिकॉशन दूसरे ढंग से लेते हैं कि जिस कमरे में आप हैं उस कमरे को टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए, परंतु उस स्टीम लेने के बाद आप किसी उस चीज को कोल्ड से एक्सपोज ना हो, बाहर ना जाए, ठंडे पानी में हाथ ना डालें, ठंडे पानी से हाथ ना धोएं, फ्रिज का पानी ना पिए,
फ्रिज के आगे ना खड़े हो, ये सब चीजें ठीक है। पर नॉर्मली लोग बात क्या करते हैं, पंखा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, सिर के ऊपर कपड़ा लिया, भाप ली 2 मिनट और 2 मिनट रुके और फिर बाहर चले गए। तो ऐसे टाइम पे बजाय फायदे के पेशेंट को नुकसान हो सकता है। और अगर आपने जो इलेक्ट्रिक स्टीमर है, इलेक्ट्रिक स्टीमर से लेते हैं तो उसमें क्या कंटिन्यूटी भाप की रहती है। जो पहले होता था कि अपने पतीले में गर्म करा, तो जब तक आप वो लेते हो तो पतीला का पानी ठंडा हो चुका होता, तो उसका पर्पज सॉल्व नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे स्टीम अगर रेगुलर ली जाती है और प्रॉपर ली जाती है, इसका बहुत ही उपयोगिता है साइनसाइटिस के पेशेंट्स को। और जिन पेशेंट्स को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है और अगर वो ट्रीटमेंट अपना नहीं करते ढंग से, तो उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जहां पे पेशेंट को खांसी आनी शुरू होती है, गले में इरिटेशन शुरू होती है। तो ऐसे टाइम पे साइनसाइटिस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और कुछ व्यक्तियों में लगता है कि जैसे हमें एक्यूट साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हुई, आपने कोई एंटी एलर्जिक टेबलेट ले ली, उससे आपकी छींकें बंद हो गई, आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, तो यू फील कंफर्टेबल। परंतु यहाँ पे मैं फिर आपको अपने को सचेत करना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जो डीकंजेस्टेंट होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए आप कोई भी नेजल डीकंजेस्टेंट डालें तो उससे आपका नाक खुल जाता है, आप समझते हो आप बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसा कतई नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी द मोर डीकंजेस्टेंट यू यूज, आपकी सेकेंडरी एक्शन में उसकी कंडीशन और ज्यादा पैदा करती है। तो भाप के साथ साथ डीकंजेस्टेंट वाला सिर्फ उन लोगों को यूज करें जो बहुत एक्सट्रीम में ज्यादा प्रॉब्लम है कि अभी नाक बिल्कुल बंद और सांस ले ही नहीं पा रहे, वहां पे तो करें, परंतु सिर्फ इजी गोइंग, फटाफट नाक खुल जाए, शॉर्टकट ना बनाए, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं बनाए कि नाक खोलने के लिए आप इमीडिएटली ले रहे हैं, तो उसका पर्पज सॉल्व नहीं होगा। और ऐसे टाइम पे जितनी हम नेचुरल वे में चलते हैं उतना ज्यादा अच्छा। कि कुछ लोगों को आई मीन देयर आर वेरी गुड नेजल डीकंजेस्टेंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल सेलाइन, हल्का पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के भी अगर एक बूंद डाली, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, आप बजाय नेजल ड्रॉप्स पे डालने की या कुछ सिर्फ नॉर्मल सेलाइन वाटर डालें तो भी ये उसका डीकंजेस्टेंट का काम कर सकती है और आप प्रॉब्लम के साथ काफी हद तक आपको रिलीफ दे सकती है। डॉक्टर गुप्ता, वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। इसके बाद जानेंगे कि साइनोसाइटिस को किस तरह से डायग्नोज किया जाए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस की। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है। हाँ क्योंकि जैसे मैंने बात करी, तो लक्षण है, पहले जो लक्षण के आधार पर करा जाता है, फिर तो उसकी जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है उसके लिए हम नॉर्मली भी आस्क फॉर द पेशेंट टू गो फॉर एन एक्सरे, प्लेन एक्सरे कराते हैं जिसमें पीएनएस का एक्सरे कराया जाता है। तो वहां पे पता चलता है कि उसमें कौन सा साइनस इन्वॉल्व है। अगर कुछ कंडीशन में जिनकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो उसमें सीटी एंड एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआरआई की भी आवश्यकता है, जिसमें कि वो जो एथमोइडल साइनस है या स्फिनोइडल साइनस है उसकी एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट पता चल जाती है। कुछ केसेस में जिनके खासतौर पर यंगस्टर्स में जिनमें एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, ये देखने में आया कि एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम और साइनसाइटिस की प्रॉब्लम दे गो हैंड इन हैंड। तो जिन बच्चों में, खासतौर पर बच्चों में अक्सर उनको गले की प्रॉब्लम रहती है या नजला जुकाम रहता है, छींकें आती हैं, कानों में इरिटेशन होती है, तो उनको इस चीज से ये एक्सरे पेरानेजल साइनस का और लेटरल व्यू ऑफ नेजोफेरिंक्स का, जिसको हम एसटीएन कहते हैं, फॉर सॉफ्ट टिश्यू करा लेना चाहिए। अगर ये हम कराएं तो हमें जांच द्वारा पता चल जाता है कि उस बच्चे को साइनसाइटिस की और एडिनॉइड्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाने के बाद पूर्ण रूप से उसका उपचार भी किया जा सकता है। डॉक्टर गुप्ता, आपने बताया कि हम घरेलू उपचार तो कर सकते हैं, स्टीम लेके, लाइन वाटर एज ए नेजल ड्रॉप यूज करके, पर होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा और कारगर इलाज है। इसमें हमारी कुछ दवाएं हैं जैसे कि काली बाइक्रोमिकम है, एलएमसीपा है, आर्सेनिक है, एमोनियम कार्ब है, बहुत अच्छी दवाई, नेट्राम्यूर है, सेमिनेरिया है, पर ये फिर भी निर्धारित की जाती है लक्षणों के आधार पर। जैसे एक व्यक्ति है जिसको छींकें आती हैं, उसके खूब नाक बहता है, आंखों के पानी आता है, पर नाक के पानी में जो बहता है उसमें जलन महसूस होती है, आंख के पानी से जो निकलता है उसमें ब्लैंड है, तो ऐसे टाइम पे एलएमसीपा नाम की दवाई है। परंतु अगर ये उल्टा हो, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है पर नाक में जलन नहीं है, सिम्टम दोनों में एक से ही है, कोल्ड के हैं, पर ऐसे टाइम पे जो दवा का चयन किया वो यूफ्रेशिया है। फिर जिसमें हेडेक होती है, सिरदर्द है तो किस तरीके का है, लेफ्ट साइड की है तो प्रॉब्लम अलग है, राइट साइड की सिम्टम है तो अलग है, तो उनके आधार पर में ही दवा का चयन किया जाता है।
और जो भी दवा एक्यूट कंडीशन के लिए दी जाती है वो तो उसकी प्रॉब्लम को ठीक करती ही करती है, पर डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, जो कि हम जैसे हर बार एपिसोड में बात करना चाहते हैं कि होम्योपैथी का इलाज पूरी तरह से कैसे होता है, वो इसी तरह से होता है जब हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डीप एक्टिंग मेडिसिन देते हैं तो उसकी जो इन्फेक्शन की प्रवृत्ति है, जो इन्फेक्शन की टेंडेंसी है, वो ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो उन सब चीजों को खाने पीने में या सहन करने में सक्षम हो पाता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे बाहर निकले छींके शुरू हुई, सुबह उठे तो छींके शुरू हुई, तो वो उसकी टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होती है। वो तब हो पाता है जब हम उसको उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें कुछ भी दवाई हो सकती है, चाहे वो नेट्राम्यूर हो, लाइकोपोडियम हो, फास्फोरस हो, वो अलग तरीके की होती है, वो जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्धारित की जाती है। कुछ चीजें होम्योपैथी में ये भी मान के चलते हैं कि जो मियास्मेटिक फैक्टर्स हैं कि अगर उसमें एक साइकोटिक मियास्मेटिक इन्वॉल्वमेंट है या सोरिक मियास्मेटिक इन्वॉल्वमेंट है या सेफ्रेटिक मियास्मेटिक इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके आधार पर भी होम्योपैथी की दवाई का चयन किया जाता है। परंतु एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और बताना चाहूंगा कि कुछ व्यक्तियों को जो साइनसाइटिस की मरीज होते हैं उनको परेशानी होती है नाक बंद होने से। नाक बंद होने की दवा दी, नाक बंद होना तो ठीक हो गया, बट छींके शुरू हुई। अब वो कहते हैं हमारे छींकों से प्रॉब्लम है। तो दोनों की प्रॉब्लम बारी बारी से कभी भी हो सकती है। जिस व्यक्ति को छींके आ रही हैं, अगर छींके बंद करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम नाक बंद होने की हो सकती है। और कुछ में क्या होता है, पेरेंट्स पोस्ट नेजल ड्रिपिंग शुरू होती है, जो साइनस से डिस्चार्ज होता है वो गले में पड़ना शुरू हो जाता है। और अगर उस चीज को भी ठीक ना किया जाए तो दैट विल लीड इनटू चेस्ट इन्फेक्शन ऑल्सो। तो एक साइनसाइटिस की प्रॉब्लम को पूर्णतः समझ के प्रॉपर ढंग से उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। और खास तौर पर ये चीज एक मैं बच्चों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा, जो आजकल की महिलाएं या पेरेंट्स हैं, ओवर एंशियस पेरेंट्स हैं कि जरा सा कोल्ड होता है तो वो फटाफट उसको दवाइयां दे देंगे वो कोल्ड रोकने के लिए, ताकि उनको बुरा ना लगे या मतलब दिखने में बुरा लगता है। तो मैं यहाँ पे एक अवश्य जानकारी देना चाहूंगा कि कोल्ड का बहना इतना बुरा नहीं है, जितना उसका जो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अगर आपकी ये एक्सपल्शन है ऑफ टॉक्सिन्स तो उसको रोका जाना जरूरी नहीं है, रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रोकते हैं तो वो टॉक्सिन्स पीछे जाते हैं, वो आपके मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो कि चेस्ट है उसमें जाके कॉज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आम बच्चों को आजकल चेस्ट कंडीशन की प्रॉब्लम भी उतनी कॉमन होती है। वो कितने देखी जाती है, पहले कोल्ड होता था, फट से कोल्ड का इलाज कर लिया, अपने एक कोल्ड रुक गया और चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, फिर आप उसको ब्रोंकोडायलेटर शुरू करते हैं, नेबुलाइज करना शुरू करते हैं, तो ये इट बिकम्स अ विशियस सर्कल। तो यहाँ पे आपके माध्यम से मैं डेफिनेटली अपने दर्शकों को चाहूंगा कि वो इस चीज को समझें कि हर छोटे से कोल्ड को रोकने से फायदा नहीं है। आप अपनी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, पूरी जानकारी दें और उससे समझें कि प्रॉब्लम क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। क्योंकि एलर्जी को एकदम से एंटी एलर्जिक दवा देकर रोका जाए वो संभव नहीं है, और जब तक उसकी टेंडेंसी को दूर नहीं किया जाता आप उस चीज के प्रति सजग नहीं हो सकते या आपकी बॉडी उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो इस स्टेज पे आने के लिए यू नीड अ प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जहां पे समय लगना थोड़ा स्वाभाविक हो सकता है, परंतु ये बात पक्की है कि एक बार अगर आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है। और ट्रीटमेंट टाइम जरूर लेता है, बट ये जड़ से वो इसी वजह से जड़ से खत्म कर पाता है जब उसकी टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ऑफ कोर्स इट ट्रीट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। डॉक्टर गुप्ता, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा? अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बेहद आसान है। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए HH स्पेस